Hello, namaste everyone. Myself Vishakha, and today we are here with another amazing and informative session. And today we have the speaker, Dr. Vaishali Atri. She is an Ayurveda medical writer who helps Ayurveda and healthcare websites to create scientific and reader-friendly articles. She is a postgraduate scholar of Ayurveda, specializing in Panchkarma, and completed her BAMS in 2019. She has been into writing content for 2 years. With this background in Ayurveda science, studying classical Ayurveda literature, full-time doctor, and postgraduate studies help her in writing the article that is plugin-free, authentic, and reader-friendly. She is right now working on a blog and write articles on Ayurveda, disease awareness with some lifestyle tips and modifications. She is also working with the wellness website and providing them an article for Ayurvedic health. So we welcome you, ma'am, here on behalf of OYT team. Thank you so much. Okay, so now we can start our Q&A session. So our first question is how your journey started in Ayurveda and your motivation to take this as a career. अ, जैसे सब लोगों की आयुर्वेदा में स्टार्ट होती है, नेट का एग्ज़ाम देते हैं एंड आफ्टर दैट एडमिशन नहीं होता, देन हम जो है वो जंप करते हैं ना बीएमएस फील्ड। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। तो वैसे ही मेरा भी शुरू हुआ, बट धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम एंटर करते हैं बीएमएस फील्ड में और वहाँ से जो है वो जर्नी शुरू हो जाती है। हम बुक्स पढ़ते हैं, मतलब मेन जो मोटिवेशन जो मिला है, वो मिला है बुक से, हमारी बुक से। मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बुक्स हैं, क्लासिकल जो टेक्स्ट है ना हमारे आयुर्वेदा रिलेटेड, वो इतने अच्छे हैं कि जब आप बीएमएस में घुसते हो, तो वो धीरे-धीरे इंटरेस्ट बनाने लग जाता है आपका। आप चाहे आए हो केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड बायोलॉजी बैकग्राउंड से, बट आप जब फील्ड में घुसते हो और बुक्स पढ़ते हो अच्छी-अच्छी जिसमें दिनचर्या मतलब डेली रिजिम क्या होता है हमारा, ऋतुचर्या, सीज़नल रिजिम क्या होता है हम लोगों का, मतलब छोटी-छोटी चीज़ें हैं बट वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। जब उसको आपको पढ़ने में मज़ा आता है ना, तो वो ही बेस्ट मोटिवेशन होता है हमारा आगे फील्ड में जाने के लिए। बुक्स जो है वो सबसे अच्छी फ्रेंड है जो हम लोगों को मोटिवेट कर सकती है और वो ही मोटिवेशन मुझे भी मिला। Ji. Okay, so next question is to whom you follow and what points of that person inspired you and that can help others too. अ, इसके 2 आंसर्स हैं एक्चुअली। वन इज़ प्रवीण चौधरी सर, डॉक्टर प्रवीण चौधरी सर, जो बहुत माने हुए जो हैं वो सर्जन हैं हमारे आयुर्वेदा फील्ड के एंड एमडी एंट्रेंस की जो बुक्स हैं वो खुद लिखते हैं। मतलब इतने माने हुए पर्सनैलिटी हैं, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ था जब हम बीएमएस कर रहे थे और वो इतने अच्छे मतलब टू डाउन टू अर्थ पर्सन कि उनके साथ काम करने में ना आपको बहुत मज़ा आता है। वो 50 प्लस है बट आप जब उनको सर्जरी करते हुए देखते हो ना, आप सर्जरी रूम में देखते हो, ओटी में देखते हो तो मतलब माइंड ऐसा हो जाता है कि यार क्या है मतलब कितने अच्छे से है सर मतलब इतनी एज में हम लोग खड़े नहीं हो पाते यार। हम लोग अगर 2 टू 3 आवर्स अगर हम ओटी में खड़े ना हम ऐसे हो जाएँगे नहीं बस हो गया अब ज़्यादा है, नहीं हो रहा। बट उनको देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो मतलब पूरा जो टाइम वहाँ है हॉस्पिटल में, वो अपना 100 नहीं 200% जो है वो पेशेंट को देते हैं। एक तरफ वो ओटी में सर्जरी कर रहे हैं, जैसे ही एक ओटी खत्म हुई एंड ऑन द अदर साइड वो दूसरे पेशेंट्स को चेक भी कर रहे हैं। इतना मोटिवेशन मतलब कभी नहीं मिला मुझे उनके अलावा। एक सर और एक हमारी बुक्स मतलब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हम लोगों की ना हर एक ईयर में क्लासिकल टेक्स्ट होते हैं। जैसे अष्टांग हृदय, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब हमारे ना क्लासिकल टेक्स्ट है जो हम लोगों को फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाता है। तो वो धीरे-धीरे एक तो बुक्स फर्स्ट है जो हमें मोटिवेशन एंड प्रमोट करती है आगे कि हमें क्या करना है अगर आप मन से करते हो तो। एंड सेकंड जो टीचिंग स्टाफ होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसा क्या है आपके आस-पास का माहौल, पार्टिकुलरली एक पर्सन नहीं बट डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, उनकी छोटी-छोटी आदतें होती है। जैसे प्रवीण चौधरी सर थे, उनकी आदत थी वो डाउन टू अर्थ कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा, इट डज़न्ट मैटर आपको करना है ना, आप करो। चाहे वो ड्रेसिंग के लिए आपको गॉस पीस बनाना हो या आपको ओपीडी में एंट्री करनी हो, कोई काम छोटा-बड़ा नहीं है और जबकि वो एचओडी है। उनके लिए कोई काम छोटा-बड़ा नहीं है, तो वही चीज़ है कि हम लोग अगर आगे प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग आगे प्रैक्टिस करते हो, आपको लग रहा है नहीं ये छोटा काम है, हम लोग नहीं हमारे जूनियर्स कर लेंगे। हम भी तो हमने भी तो करा है ना अपने टाइम पर।
अब हमारे जूनियर्स कर लेंगे, बट उनसे वही चीज़ सीखने की है कि अगर आपको करना है, कोई बंदा बिज़ी है, सामने वाला पर्सन अगर बिज़ी है, तो आप वो कर सकते हो ना। तो वो चीज़ है, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देते हैं सर। तो इट्स बेटर कि आप कहीं भी जाओ, आपका मेन क्या है, आप डॉक्टर बन रहे हो। तो वर्किंग एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, आप दूसरों को भी जितना अच्छा दोगे, आप उतने ही जो है वो प्रमोशन होती है आपकी। माइंड में भी प्रमोशन होगी और एक मेंटल पीस होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा है। वो चीज़ मैटर बहुत करती है इन चीज़ों में। Yes. So, when you started medical writing, and what are हाँ, your suggestions you want to take the future in this field? मैंने स्टार्ट करी थी राइटिंग 2019 में। 2019 अगस्त में मैंने अपना ब्लॉग करना शुरू करा था। धीरे-धीरे ब्लॉगिंग करने लगी, उस पे पोस्ट डालने लगी एंड देन जो है वो इंस्टाग्राम हैंडल, लिंक्डइन हैंडल ये सब बनाए। तो जो मेरा सजेशन रहेगा, जो आप लोग कोई फील्ड में आना चाह है, फर्स्ट है कि आप रीड करो। जितना रीड कर सकते हो उतना रीड करो, चाहे आर्टिकल्स हो, हम लोगों के कितने पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं, जो इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं, उनमें पब्लिश्ड आर्टिकल्स बहुत होते हैं, उनको रीड करो। मतलब अगर आपने एक टॉपिक निकाला तो आप उसके जितने भी आपको अवेलेबल रीडिंग मटेरियल मिल रहा है, वो सारा आप पढ़ो। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट सर्च करो कि उनका क्या मेथड है लिखने का। एंड देन एक लेआउट फॉर्म में जो है वो आप लिख पाते हो, आपको लेआउट पता चलेगा। फर्स्ट कि आपको इंट्रोडक्शन देना है या बैकग्राउंड एक चीज का बनाना है, देन आपको इंट्रोडक्शन देना है, देन छोटी छोटी चीजें बतानी है, लाइफस्टाइल टिप्स एंड मॉडिफिकेशन, एंड उसको एंड कैसे करना है। और आप ऐसे लिखो जैसे आपको बात करनी है किसी से। जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसे ही आर्टिकल लिखना है, वो बहुत अच्छा रहता है। यूज़र फ्रेंडली हो जाता है, पढ़ने में भी बहुत ईज़ी हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो फर्स्ट है रीड करो, जितना रीड कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है, रीड करो। एंड सेकंड इज़ अपने आर्टिकल्स बनाओ, एक सैंपल आर्टिकल्स अपने बनाओ, कि आप क्या आर्टिकल बना सकते हो, आप किस चीज़ में आप आगे जा सकते हो। आप योगा का बनाना चाहते हो, आप योगा का बनाओ, नेचुरोपैथी की इतनी सारी स्ट्रीम्स है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर आप उसमें बनाओ। मतलब कोई एक डिज़ीज़ लेके बनाना चाहो आप उसमें बनाओ। एक तो हम लोगों के पास क्या फ़ायदा है, हम लोगों के पास ना वास्ट है। मतलब इतनी छोटी-सी चीज़ में भी, टॉपिक में भी ना हज़ारों चीज़ें निकल जाती है। एक डिज़ीज़ आपने लिया, उसके पहले आपने कॉजेज़ समझाए, फिर आपने लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस, फिर आप योगा। तो एक ही में से ना ऑलमोस्ट, मतलब आप मान के चलो 10 टू 15 आर्टिकल्स आप बहुत ईज़िली बना सकते हो। तो वो रीड करना और लेआउट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। Ji. Okay, so how Ayurveda is helping in this pandemic, and what is the role of Panchkarma? अब आप लोग सारे, आयुष मिनिस्ट्री ने अपने-अपने जो है वो रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस अपनी पब्लिश करी हैं। उनमें से हम सबसे मेन जो देख रहे हैं काढ़ा, गोल्डन मिल्क, टर्मरिक मिल्क इज़ ऑल्सो नोन एज़ अ गोल्डन मिल्क। गोल्डन मिल्क दे रहे हैं, हम घर में काढ़ा बना रहे हैं, तुलसी का यूज़ कर रहे हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए काम कर रही है। बट इम्यूनिटी बूस्टिंग के साथ-साथ भी क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत काम हो रहा है। खाली जो आयुर्वेदा है वो कोविड में इम्यूनिटी मेजर्स के लिए नहीं, हज़ारों आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को हम ट्रीट कर रहे हैं उन मेडिकेशंस देके। फीवर की मेडिकेशंस आयुर्वेदा में बहुत अच्छी है, जो कि ट्रीटमेंट के साथ-साथ आपको वीकनेस से भी, पोस्ट कोविड सिम्पटम्स में जो वीकनेस एक बहुत मेजर कॉज़ है, उसको सबसाइड कर रहा है। तो मेडिसिन्स के साथ-साथ बूस्टिंग टिप्स हैं हम लोगों की, और डेली रिजिम्स है, वो बहुत हेल्प कर रहा है कोविड में। और अब जैसे हम लोग सुनते हैं नस्य, नस्या आप लोगों ने सुना होगा, वो पंचकर्मा का ही पार्ट है, जिसमें बोला है कि 2-2 ड्रॉप्स जो है वो नोज़ में डालो और गार्गल्स करो। ऑयल पुलिंग इज़ ऑल्सो नोन एज़ अ कवल। कवल भी एक पंचकर्मा ही है, जो हम स्टीम इन्हेलेशन ले रहे हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्वेदन, और स्वेदन एक पंचकर्मा का पार्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे नस्य, ऑयल पुलिंग, स्वेदन, अभ्यंग, ये सब जो है वो पंचकर्मा ही है जो कोविड में हेल्प कर रहा है, और विद मेडिकेशन। Yes. So अभी आयुष डॉक्टर्स के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए उन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को लेके? आयुष डॉक्टर्स के लिए ना मेन एक पॉइंट है कि आप, हमारे पास कॉज़ हमें पता होना चाहिए। मतलब हमारे आयुर्वेद में ना एक टर्म होती है निदान परिवर्जन। निदान परिवर्जन मीन्स कि जो कॉज़ेटिव फैक्टर है उसे हटाओ आप।
तो वो हर एक में मतलब मेरे अकॉर्डिंग आयुष जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ईज़िली फ़ॉलो कर सकते हैं कि लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स के जो भी पॉज़िटिव फैक्टर्स है, फर्स्टली आप उनको हटाओ कि आप क्या-क्या कर सकते हो। जो भी उनके कॉज़ेज़ है आपने उनको सबसे पहले हटाया। उसके बाद सेकंड आपने क्या है उनको प्रमोट करना है फॉर अ डेली रिजिम कि आप क्या कर सकते हो हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए। योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, आप उन सब चीज़ों के लिए उन्हें प्रमोट कर सकते हो। एंड देन डाइटिक फैक्टर्स कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको किसी भी उसमें लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर में ट्रीट करने के जी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जितनी भी हम थेरेपीज है उनको हम कैसे सॉरी, सॉरी, इंटी सॉरी। इज इट ऑडिबल? हाँ, हाँ। तो जितनी भी थेरेपीज जो हैं अलग अलग टाइप की हम जानते हैं बहुत सारी थेरेपीज हैं, तो हम उन सबको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं कन्वेंशनल सिस्टम के साथ? अब आप एग्ज़ाम्पल लो किसी भी डिज़ीज़ का, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसे हम गठिया-बा कहते हैं, पेन होता है नी में या फिर आप कैंसर लो, तो बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज़ हुई हैं जो कि कन्वेंशनल सिस्टम के साथ हम लोग अपना डायटेक मतलब आप आयुर्वेदा है या नेचुरोपैथी है या योगा है, इन तीनों को जो है वो मिक्स करके उनको हम जो ट्रीटमेंट देते हैं ना पेशेंट को, उनका लाइफ़स्टाइल जो होता है, जो क्वालिटी होती है ना लाइफ़ की, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। मतलब आप कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी ले रहे हो पेशेंट्स के लिए, ओके है, ले रहे हैं आप। बट उसके साथ-साथ अगर आप ये चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी है और जो उनको साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं थेरेपी से, वो चीज़ें कम हो जाती है। तो इट्स बेटर कि हम लोग जो है वो साथ में एक चीज़ ना लेकर डिफरेंट-डिफरेंट जो है वो सारी थेरेपीज़ को अगर हम कन्वेंशनल सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? पेशेंट को ही होगा। ओवरऑल कोई भी जो डॉक्टर है, उनका मोटिव तो एक ही है ना पेशेंट को ट्रीट करना। चाहे आप उसमें मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन की हेल्प ले रहे हो, चाहे आप आयुर्वेदा थेरेपीज़ की हेल्प ले रहे हो या फिर आप योगा की हेल्प ले रहे हो या नेचुरोपैथी की ले रहे हो। बात तो एक ही है कि आपको ट्रीट करना है पेशेंट को। मोटिव तो हर एक डॉक्टर का वही होता है कि भई पेशेंट जो आया है वो ठीक होके जाए। इट ऑल मैटर्स कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। तो आप कैंसर में आपको सारी थेरेपीज़ हम इंक्लूड कर सकते हैं। क्या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उसमें हम एक्सरसाइज़ के साथ-साथ जो है वो मेडिसिन दे सकते हैं, पंचकर्मा करवा सकते हैं। तो स्टेरॉइड्स वगैरह से पेशेंट बच सकता है उससे कि जो रेगुलर पेशेंट्स लेते हैं स्टेरॉइड उनमें बहुत हेल्पफुल हो जाता है। और कोई क्वेश्चन? या अभी हम लोग कोविड तो चल ही रहा है लेकिन उसके बाद के जो इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं पोस्ट कोविड इफेक्ट्स जिसमें ब्लैक फंगस के बारे में हम लोग सब जानते हैं, तो उसमें कैसे आयुर्वेद हेल्प कर सकता है? ब्लैक फंगस का ना आपने नोटिस करा हो कि अभी एक और न्यूज़ आई है कि व्हाइट फंगस भी आ चुका है। जी। वो क्या है हम लोगों के उसमें ना आयुर्वेदा में एक थ्योरी है कि अगर एक डिजीज अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, आपने उस टाइम पे मेडिसिन प्रॉपरली नहीं दी है, तो सेकंड स्टेप में वो और उसको एग्रीवेट करेगा और वो जो है वो तीनों जो दोष है हमारे वात, पित्त एंड कफ, तीनों को जो है वो एग्रीवेट करेगा और डिजीज कॉज करेगा। और ये उसी का रीजन है। अब देखो आप जो ये ब्लैक फंगस आया वो क्या है हम मानते हैं वात दोष प्रीडोमिनेंस है। वाई इट इज फॉर कफ दोष प्रीडोमिनेंस। अब होने को आगे क्या बात येलो और ग्रीन फंगस भी आ सकता है क्यों? क्योंकि वो पित्त का शमन, पित्त की एग्रीवेशन की वजह से हो रहा है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग तीनों दोषों को मिलाकर जो है वो चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट मोडालिटी हमारी इस तरीके से होनी चाहिए कि जो तीनों जो दोष है वो जो है वो प्रॉपरली हो। और इसमें ट्रीटमेंट में बहुत सारी जगह देखा भी गया है, जैसे अब रिसर्चेस वगैरह हो रही हैं, तो हमारे में एक लीच थेरेपी होती है, आपने सुना हो जो लीच थेरेपी, वो रक्त शोधन के लिए यूज़ करते हैं हम मेनली मेनली मीट इट मीन्स कि ब्लड लेटिंग में हम लीच थेरेपी का यूज़ करते हैं। तो जहाँ भी फंगस के पैचेज़ हैं, वहाँ पर लीच थेरेपी करी जा रही है एंड वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है उसमें, अगर स्टार्टिंग में ही जो है उसको यूज़ करा जा रहा है। और सेकंड पॉइंट क्या है, जो पेशेंट्स जिन्होंने मेडिसिन्स जो है वो कोविड के टाइम पर आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा ली है और स्टेरॉइड्स वगैरह पे नहीं रहे हैं, उनको ब्लैक फंगस होने के जो है वो बहुत चांसेस कम हो रहे हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि इट्स अ हाई टाइम कि आयुष डॉक्टर्स की हेल्प ली जाए। वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स पे जो अलग-अलग दिखाते हैं रेमेडीज़ है और या जो फेक मतलब जो ये चीज़ें हो रही हैं उनको छोड़कर ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं, ऑथेंटिक जो चैनल्स है या फिर ऑथेंटिक जो वेबसाइट्स है या डॉक्टर्स है, उनसे कंसल्ट करना इस टाइम काफ़ी ज़रूरी है।
ताकि उसको प्रमोट कर सके, ना कि और ज़्यादा उसको डिग्रेड करते जाए कि नहीं रिसर्च बेस नहीं है, रिसर्च बेस नहीं है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इस टाइम पर। जी। ओके, सो यू हैव स्टडीड अ लॉट, तो आपने अपनी पढ़ाई कैसे की थी? अ, स्टार्टिंग तो वही है नेट एग्ज़ाम से, आए हैं पहुँचते हैं बीएमएस में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स वाले बच्चे संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ से जो है वो संस्कृत पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है फर्स्ट ईयर में, बट धीरे-धीरे जब आपको बुक्स के साथ मज़ा आने लग जाता है ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि बुक कोई भी आप पढ़ रहे हो, चाहे आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड आयुर्वेदा संहिता पढ़ रहे हो। बात ये है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर एक चीज़ में। कुछ लोग होते हैं जो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले पढ़ते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर ने पढ़ाया वो जाके जो है वो एक बार ही रीड कर लिया। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि कंसिस्टेंसी हो, चाहे आप कैसे भी पढ़ रहे हो, आप सिलेबस रिलेटेड मत पढ़ो। सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं है। वो वाली बात है कि सिलेबस आप 2 मंथ्स पहले भी कंप्लीट कर सकते हो। जो पढ़ रहे हो अपने लिए पढ़ो कि आपको आगे जाके जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट करना है, उस चीज़ के लिए पढ़ो, एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मत पढ़ो। आपको जो काम करना है उसके लिए पढ़ो। स्टार्टिंग से ही जो है डिज़ीज़ पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो तो इस माइंडसेट से पढ़ोगे ना, तो वो बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत अच्छे से भी हो जाएगा। थैंक यू। और हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के लिए कैसे जागरूकता फैला सकते हैं? क्योंकि अभी ये उस लेवल पर नहीं है जितना हम लोग चाहते हैं और जितना ये लोगों के लिए लाभकारी भी है, उतना नहीं पहुँचे अभी तक हम। तो हम कैसे जागरूकता फैला सकते हैं? इसका मेन रीज़न ना हम लोग हैं एक्चुअली। मतलब हम जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं या फिर इंडियन मेडिसिन्स के जितने भी सारे डॉक्टर्स हैं, वो सब ना अपने में ही हम लोग क्लियर नहीं हो पाते हैं कि हम चाहते क्या हैं आगे। मतलब हम लोगों को रिसर्च बेस्ड में जाना है, प्रैक्टिस करनी है, एकेडमिक्स में जाना है। आप मेनली जो बच्चों का माइंडसेट होता है ना हम लोगों का, गवर्नमेंट से एडमिशन लिया बीएमएस में एंड देन एमडी करी और वहीं पर लेक्चरर लग गए। लाइफ सेट, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट बात क्या है, ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर कि हम लोग रिसर्च में जाएँ। हम लोगों का मेन जो लैगिंग पॉइंट है ना इंडियन मेडिसिन का, वो है कि हमारे पास रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स है ही नहीं। हमारे पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम रिसर्च कर पाएँ। तो इट्स टाइम कि आप रिसर्च करो, चीज़ें ढूँढो, पूरा रिसर्च आपको सिखाई जाती है। तो खाली प्रैक्टिस के साथ-साथ रिसर्च करना ज़रूरी है। आप आगे जाके एकेडमिक्स में चले गए, ओके, एग्ज़ाम दिया, क्रैक करा, टीचर बन गए, लेक्चरर बन गए, वो चीज़ नहीं है इस टाइम पर। अगर आप प्रमोट करना चाहते हो आयुर्वेदा को, तो जो पहले हमारे लैकिंग पॉइंट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हर कोई सबसे पहले क्या कहता है आपको कि रिसर्च बेस्ड नहीं है, ये तो बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी बोलते हैं, ये अनकन्वेंशनल चीज़ है। रिसर्च बेस्ड नहीं है। तो इट्स टाइम कि आप रिसर्च बनाओ सबसे पहले और दूसरा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट की। डिफरेंट डिफरेंट कैंपेन्स चलाए और बजट दे। सबसे बड़ी बात बजट दे रिसर्च के लिए हम लोगों को और प्रमोट करे आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को भी और बाकी स्टूडेंट्स को भी कि आपको क्या करना है। उन्हें प्रमोट तो करे कि आपको ये लाइन तो हो कि हाँ ये चीजें भी हम कर सकते हैं, खाली हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं हमारे पास। तो वो जो एक मेन पॉइंट है जो अवेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है। जी। तो आप ऐसे कोई मैसेज, कोई एडवाइस जो हम लोगों को देना चाहेंगे, जो भी एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं उन लोगों के लिए, कि कैसे हम अपने आप को एक बेटर पोज़ीशन में मेंटेन कर सकते हैं? रिलेटेड टू हेल्थ या कैसा पूछना चाह रहे हो आप? दोनों वे में? फर्स्ट क्या है, अगर आप जैसे आप लोग डॉक्टर्स ही बन रहे हैं, तो मेन पॉइंट क्या है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो ना, वो अपने उसी कॉन्सेप्ट से पढ़ो। एग्ज़ाम के लिए मत पढ़ो कि एग्ज़ाम आ रहे हैं, सिलेबस सिलेबस उठाया, नोट्स बनाने लगे हैं, पूरे साल नोट्स बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं। आप अपने लिए पढ़ो कि आपको ट्रीटमेंट देना है आगे पेशेंट को, उन्हें ट्रीट करना है, उन्हें अच्छा करना है। और जो नोट्स बनाने हैं वो भी अपने तरीके से इम्पोर्टेंट है, बट वो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले भी बहुत ईज़िली हो जाते हैं। तो 2 महीने पहले अपना एग्ज़ाम के लिए फ़ोकस करो, बाकी पूरा जो आपका साल है, जो पूरे साल है करिकुलम का, वो अपने लिए और पेशेंट्स के लिए निकालो। और सेकंड, आप लोग तो हेल्थ रहोगे तभी आप पेशेंट को ट्रीट कर पाओगे ना। तो प्रमोट करो खुद को भी कि आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल जियो, चाहे आप योगा है, मेडिटेशन है, इन दिनचर्या है, डेली रिजिम है, ऋतुचर्या, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे ऑयल पुलिंग है, जिसे हम कवल कहते हैं, वो डेली करो, बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं है। आप
ब्रश करते हो उसके साथ एक छोटी बॉटल में आप ऑयल डाल सकते हो, चाहे आप नारियल का ऑयल हो, तिल तेल हो, कुछ भी आप एक बॉटल डाल सकते हो। और ब्रश करते हो उससे पहले आप ऑयल पुलिंग कर सकते हो। उसको हैबिट बनाओ, उससे बहुत सारी चीज़ें आपको डिफरेंस खुद ही पता चलने लग जाएँगे। नस्य है, घर से बाहर जा रहे हो 2-2 ड्रॉप्स जो है वो नस्य की डाली और आप चले गए। ये खाली कोविड के टाइम की चीज़ें नहीं है, ये ओवरऑल जो है हम बाद में भी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने आप को हेल्दी बनाने के। जी, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। हम आशा करेंगे कि आगे भी आपसे मिलते रहें और आपकी नॉलेज को यूटिलाइज़ करें। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। ओके।